अभिलाषा की कहानी के 5वें भाग में आपने सुना कि कैसे अभिलाषा के फूफा जी, बुआ जी और अभिलाषा सूरज को मनाने के लिए उसके घर जाते हैं, लेकिन सूरज अभिलाषा को स्वीकार करने से मना कर देता है। अभिलाषा अपनी आगे की पढ़ाई करने का फैसला करती है। अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर एक अस्पताल में बतौर डॉक्टर के काम कर रही होती है। इसी तरह से सूरज के इंतज़ार में कई साल बीत जाते हैं और एक दिन अचानक अभिलाषा को मंदिर की सीढ़ियों के पास एक माताजी दिखाई देती है, जो वहाँ पर चक्कर खाकर बेहोश हो जाती हैं। और इस तरह अभिलाषा की मुलाकात उनके बेटे रोहित से होती है, जो शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। अब आगे 2 दिन बाद रोहित फिर अपनी माताजी को उसी हॉस्पिटल में लेकर जाता है। वो चाहता तो घर पर ही डॉक्टरों की लाइन लगा सकता था, लेकिन माताजी की जिद पर वो उन्हें इस हॉस्पिटल में लेकर आया था। अभिलाषा माताजी की जांच कर ही रही होती है कि अभिलाषा की सहकर्मी एक और डॉक्टर उसी कमरे में आती है और अभिलाषा को आवाज़ देते हुए कहती है, डॉक्टर अभिलाषा, आपको रिसेप्शन पर बुलाया गया है, शायद आपके घर से फ़ोन है। अभिलाषा का नाम सुनते ही रोहित जाने क्यों चौंक जाता है और जैसे किसी ख्याल में खो जाता है। अभिलाषा रिसेप्शन पर चली जाती है। इधर दूसरी डॉक्टर माताजी की जांच करने लगती है। रोहित जब माताजी को जांच करा हॉस्पिटल से कार में लेकर निकल ही रहा होता है, तो अचानक से माताजी को याद आता है कि उनका पर्स हॉस्पिटल में जहां वो जांच करा रही थी वहीं रह गया था। रोहित ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहता है और जैसे ही गाड़ी से उतरता है तो रोहित पर हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की नज़र पड़ती है। उनकी गाड़ी उसी वक्त वहीं से गुजर रही थी। वो अपनी गाड़ी रोकते हैं और गाड़ी से उतरकर रोहित के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, सर आप यहाँ कैसे? रोहित कहता है, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट कहते हैं, जी पर मैंने आपको पहचान लिया, आप शायद भूल गए हैं, लेकिन हमारी मुलाकात पहले एक हॉस्पिटल में हो चुकी है। वहाँ कैंसर से पीड़ित बच्चों की इलाज में सहायता के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया था। वहाँ आपको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। तब मैं वहाँ मेडिकल सुपरिटेंडेंट था। कुछ दिन पहले ही मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। रोहित कहता है, जी हाँ याद आया, मैं भूल गया था। मेडिकल सुपरिटेंडेंट कहते हैं, जी वो तो स्वाभाविक है, आखिर इतना बड़ा कारोबार जो है आपका, क्या क्या याद रखेंगे। रोहित कहता है, जी आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट कहते हैं, जी आपने बताया नहीं, शहर का इतना बड़ा बिजनेसमैन हमारे इस हॉस्पिटल में क्या कर रहा है। रोहित कहता है, जी मैं अपनी माताजी के इलाज के लिए यहाँ आया था। माताजी की जिद है कि वो इसी हॉस्पिटल से अपना इलाज कराएंगी। वो कहती हैं इसी बहाने उन्हें मेरे साथ थोड़ा वक्त मिल जाएगा। मेडिकल सुपरिटेंडेंट हंसते हुए कहते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरा ध्यान रखूँगा कि यहाँ आपको किसी तरह की कोई समस्या ना आए। रोहित कहता है, जी शुक्रिया। रोहित की गिनती भले ही शहर के बड़े बिजनेसमैनों में की जाती थी, लेकिन उसे इस बात का जरा भी गुमान न था। इस तरह माताजी के इलाज का सिलसिला इसी हॉस्पिटल से शुरू होता है। कई महीने बीत जाते हैं। माताजी का लगाव अभिलाषा के साथ होने लगता है। अभिलाषा जाने क्यों पहली नज़र में ही माताजी को भा गई थी। एक दिन अभिलाषा माताजी की जांच कर रही होती है कि उसकी सहकर्मी एक डॉक्टर उससे बात करने लगती है और कहती है, अभिलाषा क्या हुआ तुम्हारे नए रूम का? अभी तक मिला नहीं क्या नया रूम? अभिलाषा कहती है, नहीं अभी तलाश जारी है, तुम्हारी नज़र में कहीं हो तो बताना। अभिलाषा एक नए किराए के घर की तलाश में थी।
पुराना मकान मालिक ये मकान बेचकर दूसरे शहर में बसने वाला था। उन दोनों की ये बात माताजी सुन लेती है और बहुत संकोच के साथ अभिलाषा से कहती हैं, बेटा तुमसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? अभिलाषा कहती है, जी माताजी कहिए। माताजी कहती हैं, बेटा अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या तुम हमारे घर में किराए पर रह सकती हो? मेरे घर में मैं और मेरा बेटा है, डरने वाली कोई बात भी नहीं। वहाँ मैं तुम्हारी निगरानी में भी रहूँगी और मुझे बार बार हॉस्पिटल के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। अभिलाषा कहती है, लेकिन माताजी कहती हैं, लेकिन कुछ नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ और तुम्हें नए मकान की तलाश भी तो है। माताजी के कई बार कहने पर अभिलाषा मान जाती है। अब अभिलाषा माताजी के घर पहुँचती है। वो देखती है कि जो पता माताजी ने दिया था उस पते पर एक आलीशान बंगला खड़ा था। वो सोचती है कि शायद किसी गलत पते पर आ गई है। फिर उसे अचानक से याद आता है कि वो जिनका इलाज कर रही थी वो एक बिजनेसमैन की माँ है। वो वहाँ से वापस लौट ही रही होती है कि इतने में उसे माताजी आती दिखाई देती हैं। वो अभिलाषा से कहती हैं, बेटा कहाँ जा रही हो? चलो अंदर चलो। अभिलाषा कहती है, माताजी आपका ये घर मेरी हैसियत से बहुत बड़ा है। मैं तो ये भूल ही गई थी कि ये एक बड़े बिजनेसमैन का घर है। मैं इसका किराया नहीं चुका पाऊंगी। माताजी कहती हैं, ऐसा क्यों कहती हो बेटा? इसमें हैसियत वाली क्या बात है? तुम मेरी बेटी जैसी हो और इंसान तो अपने कर्मों से बड़ा होता है और तुम तो समाज के लिए कितना अच्छा काम कर रही हो। अभिलाषा कहती है, लेकिन माताजी कहती हैं, लेकिन क्या बेटा? अच्छा ठीक है, जब तक तुम्हें नया मकान नहीं मिल जाता तब तक तुम यहाँ रह लो, फिर चाहो तो चली जाना। और रही किराए की बात, तो हम तुम्हें अपने इलाज की फीस भी नहीं देंगे, फिर तो ठीक रहेगा ना? अभिलाषा कहती है, ठीक है माताजी। अभिलाषा को मेहमानों वाले कमरे में ठहराया जाता है। इसी तरह से कुछ महीने और बीतते हैं और अभिलाषा माताजी के साथ बहुत घुल मिल जाती है। इस तरह उन्हें अभिलाषा के बारे में पता चलता है कि उसका तलाक का केस चल रहा है। माताजी उसे अपने एनजीओ के साथ भी जोड़ लेती हैं। एक दिन अभिलाषा तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकलती है। आज उसने साड़ी पहनी थी। हॉल में रोहित सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहा होता है। उसके साथ माताजी भी बैठी चाय पी रही होती हैं। इतने में अभिलाषा वहां आती है। माताजी उसे देखती ही रह जाती हैं। रोहित भी उसे देखकर हैरान हो जाता है। सूरज के इंतजार में भले ही अभिलाषा ने सालों गुजार दिए थे, लेकिन उसकी उम्र कॉलेज जाने वाली किसी लड़की से कम ना लगती थी। माताजी उसे कहती हैं, आज तो हमारी प्यारी सी डॉक्टर और प्यारी लग रही है, नज़र ना लगे किसी की। बेटा आज कोई प्रोग्राम है क्या हॉस्पिटल में? अभिलाषा कहती है, नहीं माताजी, आज मैं अपनी बुआ जी से मिलने जा रही हूँ। मैं काम में इतना व्यस्त हो गई थी कि साल भर होने को आ गया, बुआ जी से मिल ही ना पाई। माताजी कहती हैं, अच्छा मैं ड्राइवर को बोल देती हूँ, वो तुम्हें छोड़ आएगा। अभिलाषा कहती है, जी माताजी। अभिलाषा अपनी बुआ जी के घर पहुँचती है। वो जैसे ही दरवाजे की घंटी बजाती है, दरवाज़ा खुलता है तो वो क्या देखती है कि सामने एक महिला खड़ी थी। अभिलाषा इन्हें पहचान ही न पाई थी। वो महिला अभिलाषा को आवाज़ देती है। अभिलाषा को आवाज़ जानी पहचानी हुई लगती है। वो उस महिला को गौर से देखती हैं। ये उसकी बुआ जी थी। वो बुआ जी को आवाज़ देती है, बुआ जी। बुआ जी अभिलाषा को देखकर रो पड़ती हैं। बुआ जी की ये हालत देखकर अभिलाषा दंग रह जाती है। उनका शरीर बहुत कमज़ोर लग रहा था। वो बीमार लग रही थी और साड़ी ऐसी पहने हुए थी
जैसे कितनी मैली हो रही हो और कितने दिनों से बदली ना गई हो। बुआ जी को इस हालत में देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। वो उन्हें अपने गले लगा लेती है और उनके आंसू पोंछते हुए कहती है, ये आपने अपनी क्या हालत बनाई हुई है बुआ जी। इतने में अंदर से एक चीखती हुई आवाज़ आती है, अरे कहाँ रह गई माँ जी, और कितनी देर लगेगी पानी लाने में। इस बुढ़िया से कोई काम ढंग का नहीं होता। बुआ जी सीमा के नज़दीक पानी की ट्रे लेकर खड़ी हो जाती है। अभिलाषा भी उनके साथ ही थी। सीमा अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी कर रही थी। वो अपनी ताश की पत्तियां सेट करने में इतनी व्यस्त होती है कि उन्हें देख ही नहीं पाती और कहती है, अब इसे मेरे सर पर रखोगी क्या? रखो टेबल पर। अभिलाषा बुआ जी से वो ट्रे लेकर टेबल पर रख देती है। सीमा देखती है कि सामने अभिलाषा है। वो अभिलाषा को देखकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अरे दीदी आप कब आई? ना कोई फ़ोन ना कोई खबर, ऐसे अचानक एक फ़ोन ही कर दिया होता। अभिलाषा कहती है, सोचा आपको सरप्राइज़ दूं, लेकिन आपने तो मुझे ही सरप्राइज़ दे दिया। इतने में सीमा की एक सहेली बोलती है, ये कौन है सीमा? सीमा कहती है, ये मेरी नंद है। सीमा की एक सहेली बोलती है, वो नशे में थी। अच्छा, तो ये है वो तुम्हारी डॉक्टर नंद जिसकी तुम बात कर रही थी, जिसके पति ने इसे छोड़ दिया। सीमा अपनी सहेली से कहती है, रोज़ी चुप हो जाओ। सीमा की सहेली कहती है, क्या चुप हो जाऊँ यार? वो अभिलाषा की तरफ देखते हुए कहती है, तुम तो खामखा उस आदमी का इंतज़ार कर रही हो। उसने तो कब की दूसरी शादी कर ली होगी और मज़े कर रहा होगा। मेरी बात मानो तो तुम भी तलाक दे दो उसे और दूसरी शादी कर लो और मज़े लो ज़िंदगी के। तुम कहो तो मैं अपने भाई के साथ तुम्हारी बात चलाती हूँ। बहुत पैसे वाला है, बस थोड़ी ड्रिंक करता है। उसकी बीवी भी उसे छोड़कर किसी के साथ भाग गई थी। क्या खूब जोड़ी रहेगी तुम्हारी। रमेश, अभिलाषा का भाई, दरवाजे पर खड़ा ये सारी बातें सुन लेता है। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज ऑफिस से वो जल्दी घर आ गया था। वो उनके पास आता है और सीमा की तरफ देखकर कहता है, सीमा ये सब क्या है? और ये औरत क्या बकवास कर रही है मेरी बहन से? तो यहाँ ये सब चलता है मेरी पीठ पीछे। सीमा की सहेली रमेश की तरफ बढ़ते हुए कहती है, तो आज मुलाकात हो ही गई तुमसे। अरे सीमा, तुमने अपने पति से कभी मिलवाया नहीं हमें? ये तो बहुत हैंडसम है। और रमेश के आगे शराब का गिलास लाकर कहती है, लो तुम भी पार्टी एंजॉय करो। रमेश सीमा की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, सीमा, इससे पहले कि मैं धक्के देकर इन्हें यहाँ से बाहर निकालूं, इनसे बोलो चली जाए यहाँ से। इतने में सीमा की एक सहेली कहती है, सीमा, तुमने हमें यहाँ हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया था। ये इंसल्ट हम याद रखेंगे। जा रहे हैं हम। रमेश कहता है, हाँ हाँ चलो निकलो यहाँ से। सीमा रमेश पर चिल्लाते हुए कहती है, रमेश, तुमने मेरी सहेलियों की बेइज्जती की, ये अच्छा नहीं किया तुमने। रमेश को गुस्सा आ जाता है और वो सीमा के एक तमाचा जड़ देता है। इस पर अभिलाषा कहती है, भैया ये क्या कर रहे हो आप? रमेश कहता है, तो क्या करूं अभिलाषा, इस औरत की हर गलती को मैं अब तक इसकी नादानी समझकर माफ़ करता आया। मैं नहीं जानता था मेरे पीठ पीछे ये सब होता है यहाँ। अभिलाषा कहती है, इसकी नौबत ही नहीं आती भैया, अगर आपने ये सब बहुत पहले ही रोक लिया होता। और बुआ जी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, देखिए इन्हें, ज़रा इनकी हालत देखिए। क्या मैं इन्हें यहाँ ऐसा ही छोड़ कर गई थी? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं? ये हमारी माँ जिन्होंने हमें पाला, हमें इस लायक बनाया कि आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं, क्या ये ऐसा जीवन जीने की हकदार हैं? इस पर सीमा बोलती है, अच्छा तो तुम यहाँ अब मेरे पति को भड़काने आई हो? अपना पति तो संभला नहीं
और चली हूँ मेरे घर में आग लगाने। सीमा की इस बात पर रमेश को गुस्सा आ जाता है और वो सीमा की एक तमाचा और जड़ देता है। बस अब बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, तू नहीं सुधरेगी। वो सीमा का हाथ खींचता है और कहता है, तू इस घर में रहने लायक ही नहीं। अभी तेरे घर वालों को फ़ोन करता हूँ कि लेकर जाएं अपनी बदतमीज़ लड़की को यहाँ से। इस पर अभिलाषा कहती है, भैया ये क्या कर रहे हो आप? सीमा रमेश के पैर पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, रमेश मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, ऐसा मत कहो, मैं कहाँ जाऊँगी। ये सारा दृश्य देखकर अभिलाषा को अपना वो दिन याद आ जाता है जब सूरज ने उसे घर से निकल जाने को कहा था और वो उसके पैर पकड़कर मिन्नतें कर रही थी, लेकिन सूरज ना माना था। अभिलाषा की आंखें भर आती हैं, वो रोने लगती है। वो सीमा को उठाती है और रमेश से कहती है, ऐसा मत करो भैया, ऐसा मत करो। रमेश कहता है, अभिलाषा इस औरत ने तुम्हें इतना बुरा भला कहा और तुम इसके लिए रो रही हो। अभिलाषा कहती है, नहीं भैया, मैं तो इसलिए रो रही हूँ जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो। मैं तो आज तक झेल रही हूँ उस तकलीफ़ को। आप अपना घर देखो भैया, मैं बुआ जी को अपने साथ लिए जा रही हूँ। रमेश कहता है, तुम इन्हें कहाँ लेकर जाओगी अभिलाषा, और तुम भी क्यों जा रही हो? घर वापस आ जाओ मेरी बहन, हम सब मिलकर रहेंगे। इस पर अभिलाषा कहती है, हाँ भैया, एक दिन हम सब साथ मिलकर रहेंगे, अब मुझे जाने दो। और ये कहकर अभिलाषा अपनी बुआ जी को अपने साथ ले जाती है। अभिलाषा की ये कहानी आगे क्या मोड़ लेती है, जानने के लिए देखिए अभिलाषा की कहानी के अगले भाग में। कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में।